नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। यूं तो खबरों की भरमार है, दिल्ली में चुनावी माहौल है और तमाम तरह की गतिविधियां यहां जारी है चुनाव को लेकर। और इसी बीच आज सत्र का भी शुभारंभ हुआ और शुभारंभ होते ही हुए एक हंगामा सा हुआ। हालांकि कुछ अलग है इस बार का सेशन का शुरू होना। मतलब पहला बार एक ऐसा संसद सत्र शुरू हुआ है जिसमें किसी तरह के विदेशी षड्यंत्रों का कुछ हिसाब किताब नहीं था। अने यूं कहें कि मोदी के कार्यकाल में पहला बार ऐसा हुआ संसद सत्र जिसमें कोई विदेशी हंगामे नहीं देखने को मिले। यूं तो चुनावों की सरगर्मियां बहुत तेज है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी रैली यूं कहें आज दिल्ली के द्वारका में संबोधित किया। और चुनाव, ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी रोचक हो चुका है। और इन तमाम बातों पर जिक्र करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, नमस्कार। सर, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरी समाप्त पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी अगर द्वारका में थे तो अन्य मंत्रीगण भी, और देश की भाजपा का चूंकि परिवार बहुत बड़ा है तो तमाम लोग, चाहे वो रवि किशन, तो खैर लग रहा है कि एकदम प्रतिदिन 4-5 रैली करना। और एक तरह से जिस दिल्ली में भाजपा के पास केवल 70 में 8 सीट थी, वहां पर वैसा लगने लगा है कि हवा भाजपा के पक्ष में बहने लगी है। हालांकि चुनाव परिणाम हमेशा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता रहा है। और बजट सत्र का भी शुरुआत हुआ है। तो सबसे पहली बात बजट सत्र की करूं, जिस बात को मैंने कहा था आपसे, क्योंकि यह खबर एक सुकून वाली थी, क्योंकि हमने अक्सर देखा था सर कि लोकसभा में के सेशन के पहले कभी पेगासस, कभी न्यूयॉर्क टाइम, कभी वाशिंगटन पोस्ट, कभी हिंडनबर्ग, कुछ न कुछ इस तरह के शगुफे बाहर से छोड़े जाते थे और यहाँ पर षड्यंत्र रखा जाता और विधान लोकसभा का सत्र यूं ही वॉश आउट होता रहता था। लेकिन ये शायद ये आज बजट सत्र पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ इस तरह की चीज नहीं दिखी। तो इस पर आपका पहले प्रतिक्रिया दूं, उसके पहले जो एक रेगुलर जो तरीके हैं संसद में जब शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित करते हैं और उस मीडिया के संबोधन में भी उन्होंने इस बात को कहा है। पहले उसको सुन लीजिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। आपने सुन लिया इस बात को। मैं जो कह रहा था प्रधानमंत्री से ही कि इस बात को ही सुनकर मैंने कहा था। तो पहले तो इस पर ही प्रतिक्रिया हो जाए सर। बिल्कुल सर, इसका एक कारण है
क्योंकि विदेशी जो ताकतें हैं जो भारत विरोधी कार्य में बहुत ज्यादा, और अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलट किया, डीप स्टेट और तमाम विदेशी शक्तियां आपस में हाथ मिला के और जो खेल खेल रही थी, उनको सब जगह झटका लग रहा है। जैसे अभी कनाडा में जो वो ताकतें हैं वो परेशान है। अभी अमेरिका में उनकी डिफीट हुई है एक तरह से। जो बिडेन उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था वो हार गया, वहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें सर कि जो एलन मस्क, जिसने डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त सपोर्ट किया और जिसने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया उनके चुनाव अभियान में अपना, अमेरिका का टॉप बिजनेसमैन है, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि पूरे यूरोप में, तमाम यूरोपियन देशों में वो दक्षिणपंथी पार्टियों को खुलकर सपोर्ट देगा। और उसके इस बयान के बाद अभी जो, जैसे इंग्लैंड में एक लेबर पार्टी अभी सत्ता में है, उसकी जो लोकप्रियता है उसमें 13% की गिरावट आई है, जो पब्लिक ओपिनियन लोगों ने सर्वे किया है। तो बिल्कुल 13% स्टारमर हैं। की, हाँ सर, कीर स्टारमर है। तो लोकप्रियता में अचानक 13% की गिरावट आई। तो तमाम इस तरह की ताकतें हैं, सब जगह से परेशान हैं। और इसका नतीजा है कि अभी वो भारत से विमुख होकर अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ने लगी हैं। अचानक उनको डिफेंसिव एंड पर आ जाना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। और एक और कारण है कि 2024 में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया और मोदी को वो लोग परास्त नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चट्टान की तरह, बाहुबली की तरह उस तमाम इस तरह की शैतानी शक्तियों का सामना उन्होंने किया, और उस जनता ने सपोर्ट किया। भारत की जनता को भी इसमें दाद देनी पड़ेगी कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े होकर और उन तमाम भारत विरोधी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और 2024 के इलेक्शन में उसका ये हुआ। तो ये चीजें हैं जो आज के डेट में देखने को मिला कि हमारे संसद का आगाज हुआ, संसद सत्र शुरू हुआ, और इस मौके पर कोई इस तरह की चीजें जो हमेशा से होती रही हैं आज नहीं देखने को मिली, कोई भी अपशकुन देखने को नहीं मिला। जी जी बिल्कुल, कहने का आपका मतलब साफ है कि डीप स्टेट थोड़ा ठंडा हुआ है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन सर, आज संसद में सोनिया गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो वीडियो निकल कर आया सामने, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का उपयोग कर दिया, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने द्वारका के रैली में भी किया। और राहुल का एक उसमें मर्मरिंग सा है कि बोरिंग, जैसे सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है तो वो अपने माँ को कान में बोल रहे हैं बोरिंग, लेकिन सोनिया गांधी कह रही है पुअर लेडी, जिससे इस चीज को अब तो इतने ऐसे बात शब्द एक महामहिम के लिए कहना, ये क्या आपको क्या लगता है, ये क्यों कहा गया और ऐसा कहना क्या गलत है या सही है? सर, मैं तो इसको इस रूप में शुरुआत करूंगा कि जो आपने एक शब्द प्रयोग किया कि डीप स्टेट ठंडा हो गया है, निश्चित रूप से डीप स्टेट को ठंडा कर दिया गया है। लेकिन डीप स्टेट के जो एजेंट्स हैं उससे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। जो हमारे देश के धरती पर जो कायम है डीप स्टेट के साथ गलबहियां करने वाले, और जो भारत का अन्न खाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होते हैं, उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये शाही परिवार को पच नहीं रहा है कि एक गरीब आदिवासी घर की बेटी आज देश के संवैधानिक पद पर और सबसे उच्च पद पर बैठी हुई हैं, आज लोकतंत्र की शोभा बढ़ा रही हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है, यह लोकतंत्र की शोभा है। और उनके खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करके इस शाही परिवार, इसीलिए यह शाही शब्द यूज हुआ है,
इस शाही परिवार की बौखलाहट बढ़ गई है। ये डीप स्टेट के जो गलबहियां करने वाले लोग हैं उनकी बढ़ गई है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त 60-70 साल से इस देश को लूटने, खसोटने और कमजोर करने का साजिश जिस खानदान ने किया, जिस खानदान ने एक पार्टी को हाईजैक करके अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, उस खानदान को ये पच नहीं रहा है। सामंती मानसिकता का प्रदर्शन करते बिल्कुल हुए इस तरह की टिप्पणी की गई है। और ये सर एक चीज और है इस संदर्भ में कि इस राष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं है। वो देश की राष्ट्रपति हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं है। जब राष्ट्रपति बन जाती हैं या राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो वो किसी भी दल से उनका नाता नहीं रह जाता है। तो वो कोई दलीय व्यक्ति नहीं है। तो वो संवैधानिक प्रमुख है भारत के, शासनाध्यक्ष भी नहीं है, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। और ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करना एक तरह से कहा जाए कि इस देश की संप्रभुता, इस देश की सम्मान, इस देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ टिप्पणी है सर ये। और ये जी बहुत ही अशोभनीय चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनका इतिहास ही यूं रहा है। एक तो सनातन से विरोध, हिंदुओं से विरोध, अभी खड़गे जी का बयान कुंभ को लेकर आया था। बहरहाल अब तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। अब लौटते हैं सर दिल्ली की राजनीति पर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पकड़ धीरे सनय सनय ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है और उनके भी बौखलाहट से साफ दिख रहा है कि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और कहते हैं ना, कोढ़ अकोढ़ में खाज होना। आज उनके 7 विधायकों ने भी त्याग पत्र दे दिया, पार्टी छोड़ दी। एक तो ये खबर, और दूसरे भाजपा ने तमाम कल्याणकारी योजनाओं को कंटिन्यू करने का आश्वासन देते हुए, जैसे महिलाओं का भी जो उन्होंने अनाउंस किया था, भाजपा ने 2500 किया, उसके ऊपर से गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया और से ऊपर से देंगे। इन सब घोषणाओं के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वास से लबरेज दिखे और उन्होंने अपने आज के रैली में संबोधन में जमुना को लेकर बहुत जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जमुना को तो साफ करेंगे ही, जमुना रिवर फ्रंट विश्व का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट के रूप में हम बनाएंगे। और इतने ही पर नहीं रुके, जमुना पर उनका देखिए कितना ध्यान है। बोले इसको मोटर बोट ट्रांसपोर्ट के भी सिस्टम से मेट्रो के तरह इसको भी चलाएंगे ताकि लोगों का आवागमन भी इससे थोड़ा सुविधाजनक हो। तो और भाजपा, ये तो हम भी मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है, स्वीकार करे या नहीं करे, कि जो कहती है वो करती है। ये शायद राजनीति में पहली बार हो रही है कि ये ट्रस्ट किसी राजनीतिक दल के लिए कभी देखा गया हो। लेकिन इसका आज मैंने लाइव टेस्टिंग भी किया। पब्लिक 50 पब्लिक के बीच में था मैं, और वहां पर जानकर इसको छेड़ा और लगभग लोग इसको सपोर्ट करते दिखे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया एक से एक ऐसी हरकत कर रहे हैं। अभी आपने भी सुना होगा 2 दिन पहले कि उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में जमुना में जहर मिला दिया गया। नाकासाकी, हिरोशिमा, ये सबसे वो तुलना कर बैठे। इस बात को लेके बवाल मचा हुआ था और उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से खड़े होना, इसको आप कैसे देखते हैं? सर सबसे तो पहले हम ये कहेंगे, एक चीज पहले कोट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि आप 2015 से ही पूरी चुनाव का जो पैटर्न देख लीजिए दिल्ली में जो हुआ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट परसेंट 50% या उससे ज्यादा 54%, 55%, 56% तक मिला है। और विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को 38% से वोट कम कभी नहीं हुआ है। 38%, 40%, 42% तक वोट भाजपा को रहा है। तो एक चीज
इसको ध्यान में रखते हुए हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल मिलाकर वहां 12 से 16% का एक वोट स्विंग वोटर्स हैं जो इधर से उधर स्विंग करते हैं, बाकी वोट स्टेबल है। तो ये जो स्विंग वोटर्स है, इस पर पूरी दिल्ली का चुनाव का दारोमदार रहता है, ये किधर स्विंग करता है। तो ये हर बार केजरीवाल के झांसे में आ जाता था। इस बार केजरीवाल की कलई पूरी तरह खुल चुकी है। शीश महल का कारनामा सामने आ गया, शराब घोटाला का कारनामा सामने आ गया और अकर्मण्यता का कारनामा भी सामने आ गया। सड़कें खराब हैं, दिल्ली बदहाल है, जमुना की सफाई नहीं हुई। और एक बार तो केजरीवाल ने यह भी बोल दिया कि जमुना की सफाई के नाम पर वोट मिलता है क्या, यह भी सवाल उठा दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें मिलाकर अब ये जो स्विंग वोटर्स हैं जो इधर उधर जा सकते हैं, तो इनको विश्वास हो गया है कि अब केजरीवाल से कोई उम्मीद करके बैठना अपने आप को धोखा देने जैसा है। उनको ये समझ में आ रही है। और चूंकि मोदी जी की विश्वसनीयता इसके मामले में ठीक उल्टा है। मोदी जी की विश्वसनीयता 100% है। केजरीवाल की विश्वसनीयता तो 0% भी नहीं कर सकते हैं, वो तो नकारात्मक है। तो दोनों में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। तो अब जब मोदी जी इस चीज को कह रहे हैं कि जमुना को यदि उनकी पार्टी पावर में आती है तो पूरी तरह साफ करेंगे और बहुत सारी चीजों का जो आपने बताया करेंगे, तो इस चीज का जरूर लोगों के मानस पर अंतर पड़ेगा। एक चीज, दूसरी चीज की और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने 3 करोड़ घर बनाने का बात कही, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 8वां वेतन आयोग की घोषणा करने की बात कही और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई वेलफेयर स्कीम्स का। तो उनकी बातों का विश्वास पब्लिक में होता है, एक चीज है। दूसरी चीज ये है सर कि उनकी सभा में जो रैली में जो भीड़ आ रही है, वो देखिए भीड़ इतना उत्साही भीड़ है और इतना ज्यादा है। और ठीक इसके उल्टा केजरीवाल के सभाओं में भीड़ कम आ रही है और उस भीड़ में कोई उत्साह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उस भीड़ को खींचकर मैनेज करके किसी तरह लाया गया है, किसी तरह बैठाया गया है दिखाने के लिए। तो इस सब चीजों का जो अंतर देखने को मिल रहा है, तो ये साफ बता रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 5 तारीख तो अब बहुत नजदीक है जी। बिल्कुल नहीं, ये तो हो गया। ये जो जमुना में जहर मिलाने वाली बात उन्होंने कही, इस बात को आपने कैसे लिया? हाँ सर, इस बात को देखिए, ये आदमी जब देखिए कभी भी ये आदमी कोई चीज बोलता है तो अकारण नहीं बोलता है, ये बोलता है बहुत सोच समझ कर, क्योंकि ये इसका जरूर कनेक्शन है कहीं बाहर से। क्योंकि इसका जब गिरफ्तारी हुआ था तो इस देश में तो कई चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं, बड़े बड़े राज्यों के चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये आदमी गिरफ्तार हुआ तो जर्मनी, यूएनओ और अमेरिका से रिएक्शन आया, डीप स्टेट परेशान था। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो सब चीज को कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो ये आदमी सर अराजकता पैदा करने के लिए ये चीज बोला था। और ये जानबूझकर बोला है कि दिल्ली में एक अराजक स्थिति पैदा हो जाए और गृह युद्ध जैसी हालात भी बन जाए तो इस आदमी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसको भारत का हित, भारत के लोगों का हित देखना ही नहीं है। नहीं, आप ये बहुत बड़ी उस बात, चिंता आप आदमी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अन्य डीप स्टेट के अटेम्प्ट के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की बात कोई भी नहीं बोल सकता है। आज तो ये आज तो ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी वहां से हरियाणा से जमुना जी का पानी का सैंपल लाकर दिल्ली में दिखाए हैं लोगों को। जल और का चुनाव आचमन आयोग, किया उन्होंने तो यहाँ पर हाँ, हरियाणा से पानी आता है हाँ, उसको पीकर दिखाया है उन्होंने। पी कर दिखाया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मांगा कि सबूत क्या है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने स्टेटमेंट इशू किया कि इसका कोई आधार नहीं है इस तरह के स्टेटमेंट का। तो अब चुनाव आयोग पर अटैक कर रहा है ये आदमी। अब चुनाव आयोग को घेरा में रह रहा है कि बाद में उसको नौकरी चाहिए और इसीलिए वो इस तरह की चीज कर रहा है।
मतलब हर चीज में झूठ बोलना इस आदमी के ये बन गई है। आज तो राहुल गांधी का भी मैं एक भाषण सुन रहा था। राहुल गांधी ने बोला कि ये आदमी बार बार अपने को कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। इसका मतलब कि अपने आप को जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की नौबत आए तो वो आदमी जरूर बेईमान होता है। ये राहुल गांधी का, उसके इंडिया अलायंस के पार्टनर का कहना है। बिल्कुल नहीं, अब तो इंडी अलायंस के लिए जो बातें निकल कर आ रही है कि इंडी अलायंस के अंदर तो राहुल गांधी को ये एहसास हो गया कि इनके पार्टनर सब इनका ही हिस्सा खाना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि मैं ही हटूं, कांग्रेस ही हटे, और ये हम पर दबाव बनाते हैं। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी दिल्ली में कैंपेन करने आ गया है। तो कैंपेन करने जो वो आए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के कहने पर एक वोट भी है क्या दिल्ली के अंदर? लेकिन ये मैसेजिंग है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल उससे अलग हुए, अब वो अलग होने का तैयारी कर रहे हैं या उनको दबाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इंडी अलायंस का जो बनना उस शायद राहुल गांधी के लिए बहुत महंगा पड़ गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल महंगा पड़ गया सर। यहीं तक नहीं, अखिलेश यादव सपा की ही बात नहीं है, उद्धव ठाकरे ने भी वहां अपील किया है कि उनके तरफ से कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, शरद पवार के तरफ से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। ममता बनर्जी ने तो अपने 2 एमपी कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को लगा दिया है कि वहां आप आम आदमी पार्टी के लिए फेवर में काम कीजिए। तो ये सब सारी चीजें, हालांकि उन लोगों का कोई दिल्ली में से नहीं है, कोई उनका प्रभाव नहीं है, उनसे कोई बात बनने बिगड़ने वाली नहीं है वो उनका अलग कोई। मैटर। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये खतरे की घंटी जरूर है राहुल गांधी के लिए कि आज उनको सब लोग मिलकर अलग थलग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस इंडिया अलायंस का ताना बाना बुना गया था, जिसके साथ ये गलबैया करते हुए एक मंच पर खड़ा होते थे, फोटो खिंचाते थे, वो तमाम पार्टियां आज उनको ठेंगा दिखा रही हैं। बिल्कुल यही चीज है, और कांग्रेस जितना जल्दी ये समझ जाए, कांग्रेस को तो घोषित कर देना चाहिए कि इंडिया अलायंस इज ओवर। और हर जगह कांग्रेस, यदि आप ही बताएं, आप बिहार में बैठे हैं, अगर कांग्रेस वहां अकेले चुनाव लड़ने लगे तो क्या अपनी जमीन वापस नहीं पा लेगी? निश्चित रूप से पाएगी, मैं जहां तक समझता हूं। आपका क्या आकलन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि कांग्रेस के आप किसी भी प्रदेश स्तर के नेता से पूछ लीजिए, किसी से भी, छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेके प्रदेश स्तर के बड़े से बड़े नेता तक को पूछ लीजिए, वो चाहे प्रेमचंद मिश्रा हो। प्रेमचंद मिश्रा तो कभी कभी प्राइवेटली बताते भी हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी का जो यहाँ आरजेडी का पिछलग्गू होना बहुत सारे लोगों को पचता नहीं है। तो ये चीजें हैं, कोई नहीं चाहता कि अब आरजेडी का पिछलग्गू बनकर रहा जाए। वो लोग बिल्कुल। अपना एक अपने बल पर, और यही चीज वहां संदीप दीक्षित भी दिल्ली में कर रहे थे लगातार, और उनके दबाव में आकर राहुल गांधी उतरे हैं, थोड़ा सा जो दिखाने के लिए भी उतरे हैं मैदान में। तो वहां दिल्ली के प्रदेश स्तर के नेताओं के दबाव में उनको आना पड़ा है कि कहीं ये सारे लोग बागी ना हो जाएं एक दिन आकर। जी चलिए, लगता है दिल्ली का चुनाव कुछ बड़े फैसले करने को हो रहा है। परिवर्तन होगा नहीं होगा इसका तो हम लोग को 8 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन जो फिजाएं और जिसके कारण कांग्रेस ने शायद आत्ममंथन किया और अकेले चुनाव लड़ने पर उतरी, लेकिन काश ये आत्ममंथन कांग्रेस आज से महीना 2 महीना पहले कर ली होती और तमाम सीटों पर मजबूती से लड़ रही होती, तो मैं ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से वापस होती। इतना मैं कह सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। निश्चित